आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। गुज़श्ता दिनों में महाराष्ट्र सदन में बीजेपी के सबसे काबिल एतमाद हलीफ शिवसेना के रुकनी पार्लियामेंट राजन विचारे ने एक मुस्लिम मुलाजिम के साथ जिस तरह का सलूक किया उसने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोनों के लिए परेशानियां पैदा कर दी हैं। बीजेपी ये तासुर देने की कोशिश करती रही है कि वो सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इख्तिदार में आने के बाद तो इसमें मजीद शिद्दत आ गई है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी मुताबियत मशकूक सी दिखने लगती है। एक शख्स जो कि रोजे की हालत में है और मुसलसल कह रहा है कि वो रोजे से है, बावजूद इसके शिवसेना एमपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जबरदस्ती वो उसके मुंह में रोटी का निवाला डाल देते हैं। ये मान लेना कि उन्हें रोजे की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा, ज्यादती ही होगी। दरअसल इस तरह के वाकयात ही उन खदशों और अंदेशों को मजबूती देते हैं जिनका बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से बारहा जिक्र किया जाता है। गुज़श्ता एक महीने के अंदर बीजेपी और आरएसएस की जैली तंजीमों के कारकुन और ओहदेदारों ने अक़लियतों के साथ जिस तरह के खिलाफ बातचीत की है, जिस तरह का जारहाना रुख अख्तियार किया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन वाकयात को महज एक्सेप्शन या के तौर पर लिया जाना चाहिए या फिर ये कोई संगीन रुझानात की तरफ इशारा कर रहा है? इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान प्रणव झा, सीनियर सहाफी और सियासी तजियाकार अजय सिंह और गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा साहब, जिन्होंने इस पूरे मसले पे एक रिट पिटीशन फाइल की है। इनके अलावा पटना स्टूडियो से हमारे साथ जोड़ रहे हैं जेडीयू के राज्यसभा रुकन अली अनवर साहब और दिल्ली से हमारे साथ जोड़ रहे हैं बीजेपी के लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब। आप सभी का आलमी समय में खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं खुली बहस। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में शिवसेना के कुछ अरकान पार्लियामेंट के जरिए एक मुस्लिम रोजेदार मुलाजिम को जबरन रोटी खिलाने के मामले में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत तमाम ऑपोजिशन पार्टियों ने सरकार से सफाई मांगी और शिवसेना के अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। हालांकि बाद में मीडिया और अपोजिशन के दबाव में शिवसेना के एमपी राजन विचारे ने अपनी हरकत पर इजहार अफसोस किया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने किसी के मजहबी जज्बात को ठेस क्यों पहुंचाई। पेश है एक रिपोर्ट। देखा आपने इख्तदार के नशे में चूर शिवसेना लीडरों की हरकत। शिवसेना के एमपी राजन विचारे महाराष्ट्र सदन में एक रोजेदार मुस्लिम मुलाजिम के मुंह में किस तरह जबरन रोटी ठूस रहे हैं। दरअसल शिवसेना रुकने पार्लियामेंट को महाराष्ट्र सदन में मिल रहे खाने से शिकायत थी, लेकिन रेजिडेंट कमिश्नर से शिकायत करने के बजाय वो यहाँ के मुलाजिम पर ही बरस पड़े। एक मुस्लिम रोजेदार मुलाजिम को जबरन रोटी खिलाने के मामले में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने मामला उठाते हुए कहा कि रमजान के पाक महीने में शिवसेना अरकान पार्लियामेंट की यह हरकत एक संगीन मसला है और इस पर हुकूमत को जवाब देना चाहिए। वहीं पार्लिमानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने ऐवान में इस मामले को उठाए जाने की मुखालिफत की और बाद में जांच की बात कहकर मसले को टालने की कोशिश की। बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है और हम एक समाज की भावना को ऐसा ये करना ये बड़ा स्पीकर और वो भी महाराष्ट्र सदन में रेज करना और उसके ऊपर चर्चा करना है बिना अनुमति ऐसे। वहीं राज्यसभा में भी रोजेदार मुस्लिम को जबरन रोटी खिलाने के मामले में अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया और इसे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला मामला बताया। जेडीयू के अली अनवर ने इस मुद्दे को उठाते हुए शिवसेना अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वो चिल्लाता रहता है कि हम रोजा से हैं। क्या है आपका पॉइंट? क्या है? हम रोजा से हैं और उसके मुंह में रोटी जबरदस्ती उसको ठूस दिया जाता है। महोदय, ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का अपमान है। हालांकि शिवसेना की हलीफ जमात बीजेपी के कुछ लीडरों ने शिवसेना अरकान पार्लियामेंट की इस हरकत को गलत बताया, लेकिन हुकूमत ने इस मामले में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। मोदी काबीना में वाहिद मुस्लिम वजीर नजमा हेप्तुल्ला जांच की बात कहकर मामले को रफा दफा करती नजर आई। आज पार्लियामेंट में बोल दिया, मालूमात करेंगे कि क्या हुआ। कोई गलती से धोखे से ये बात हो गई तो उसके ऊपर आदमी को थोड़ा साहस रखना चाहिए। मुस्लिम मुलाजिम को जबरन रोटी खिलाने के मामले को शिवसेना ने पहले तो झूठ करार दिया, लेकिन जब कैमरे में कैद तस्वीरें सबके सामने आईं,
तो सफाई पेश करने लगे और इस पूरे मामले पर दुख जाहिर किया। घटने से आपको दुख है कि आप नहीं, देखो अभी आपके माध्यम से मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम युवक है, तो उसका समझो उसको अभी मेरे को मालूम पड़ा, तो उसको समझो उसकी भावना दुखी हो गई, तो उसके लिए खेद व्यक्त करता। महाराष्ट्र सदन मामले में हंगामा होने के बाद फिलहाल सदन की कैंटीन को बंद कर दिया गया है और IRCTC ने कमेटी बनाकर जांच का हुक्म दे दिया है। लेकिन शिवसेना अरकान की यह हरकत न सिर्फ एक हिंदुस्तानी शहरी की मजहबी आजादी पर हमला है, बल्कि इससे पार्लियामेंट का वकार भी मजरूह होता है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने अभी एक रिपोर्ट देखी। बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से उस अरशद नाम के लड़के के साथ शिवसेना के MP विचारे ने जिस तरह का बर्ताव किया वो काबिले मजम्मत है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या विचारे ने ये जानबूझ के किया, और अगर ये किया तो सारी जगह बहस तो जरूर हो रही है कि विचारे साहब को इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए थी, एक रोजेदार के मुंह में रोटी नहीं डालनी चाहिए थी। लेकिन एक मुद्दा और है जिसके ऊपर शायद लोग बात नहीं कर रहे हैं उतना, कि क्या किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी पब्लिक डोमेन में रहने वाले पब्लिक से जुड़े हुए लोगों को इस तरह का बर्ताव भी करना चाहिए। हम चलते हैं कांग्रेस के जो तर्जुमान है प्रणव झा, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस पूरे मसले पे कांग्रेस क्या सोचती है। क्या ये सीधे तौर पे शिवसेना के MP ने जानबूझ के इस तरह की बात की या अनजाने में किया गया, और अगर किया गया तो इसके लिए क्या पूरे तौर पे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? प्रणव। फैसल साहब, सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले चलूंगा एक वाकये की तरफ कि पार्लियामेंट में 2-3 दिन पहले की बात है, जब ये वाकया हुआ तो एक MP ने कहा कि अल जजीरा पे एक खबर चल रहा है जी, जिसके मार्फत ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में रोजा रखने पर लगी पाबंदी जी, और ये इस बैकग्राउंड में चला जी। बैकग्राउंड क्या था कि शिवसेना के MP ने जबरदस्ती उस लड़के के मुंह में रोटी डालने की कोशिश की। जहां तक बात है उनको मालूम था या नहीं था, मैं इस बात में जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसमें जाना भी अपनी तौहीन समझता हूं, इस कारण से कि अगले दिन जब उनके मुखपत्र सामना में जब इसकी सफाई आई जी, तो मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा, तो मैं इससे दूर ही रहूंगा। कहने की बात यह है कि एक व्यक्ति जो लाखों लोगों की नुमाइंदगी करता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सीधे लोगों से चुनकर के आता है जी, उसके भूख का रौब तो देखिए कि वो इंसान तो क्या खुदा की तौहीन करने पर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस तरह की संस्कृति है, और मुझे आश्चर्य होता कि ये अगर कोई और कर रहा होता, क्योंकि वो शिवसेना से आते हैं तो मैं उनकी संस्कृति हर कोई शिवसेना के लोगों के बारे में इस तरह की बातें आम हैं, इस तरह की चीजें करते रहे हमेशा। लेकिन इसमें जो है जिस तरह से इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, जिस तरह से इसकी निंदा होनी चाहिए, वो नहीं हुआ है। इसमें मुझे आश्चर्य है, इसमें मोदी जी अब हम लगातार देखें 2 महीने हो गए, उनकी चुप्पी जो है वो सारे लोगों के सामने है, और ये जैसे लग रहा है जैसे कि ना चाहते हुए आप देखें तो ये कहीं ना कहीं जैसे ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। आप शुरुआत से देखें ये पुणे के वो जो एक लड़का था वो टेकी जिसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद फिर अचानक बात चलती है आर्टिकल 370 की बात हो जाती है, एक हफ्ते के बाद उसके अगले हफ्ते बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होने लगती है, उसके बाद यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आपकी बात से मैं समझ रहा हूं कि आपको ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है जिसको आप देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा हो कि जैसे कि किसी चीज की तैयारी की जा रही हो जी, और हिंदुस्तान जो है चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है और मेजॉरिटी सरकार है जी। पता नहीं आगे क्या क्या गुल खिले। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी अजय कुमार साहब, काफी लंबे वक्त से सहाफत में हैं और इनकी काफी गहरी नजर है इन सारी चीजों पे। अजय से मैं जानना चाहूंगा कि अजय जी जिस तरह की बात कह रहे हैं कांग्रेस के तर्जुमान प्रणव झा जी कि इसमें एक ट्रेंड, एक पैटर्न दिख रहा है, शिवसेना के हवाले से बात करें तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसके साथ किया गया, और ये भी बात बिल्कुल तय है कि वो लड़का अपना नेम जो है वो भी डिस्प्ले कर रहा था, बार बार ये कह रहा था, जो वीडियो क्लिपिंग्स आई खास करके मराठी टीवी चैनल्स की, तो उसमें ये बात बिल्कुल दिखाई जा रही है कि वो बार बार ये कह रहा है कि नहीं मैं रोजा रखा हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं कीजिए। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने किया, बाद में खेद जरूर व्यक्त किया, लेकिन क्या सिर्फ खेद व्यक्त करना ही काफी है? उनको पूरे तौर पर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? और दूसरी बात ये कि जिस तरह के ट्रेंड की बात कर रहे हैं प्रणव झा, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई पैटर्न, कोई ट्रेंड है?
नहीं, देखिए यहाँ पे मैं दो बातें कहूंगा। एक तो मीडिया से भी मेरी यह गुजारिश है कि इस पूरे मसले को हम हिंदू और मुसलमान के चश्मे में बांट करके क्यों देख रहे हैं। ये सिंपल एक मसला है कि जो रूल कर रहा है और जो रूल्ड है उसकी ताकत के बदगुमानी शासक और शासित बदस्तूर धब्बा है। ये भारत के मुंह पे तमाचा है कि जिनको हमने चुन के भेजा है वो हमें आके थप्पड़ मारते हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि ये रोजे की बात थी, ये पाक रमजान का महीना है और वो विक्टिमाइज किया हुआ शख्स मुसलमान था। अगर क्या वो हिंदू होता तो ये थप्पड़ मारना जायज था उसको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, उसमें माफ कीजिएगा कवरेज के साथी, आपने जिस मुस्लिम आतंकवाद के नाम पर थप्पड़ मारा है 10 साल और जिन लोगों को अब आपने छोड़ा है, जिनके ऊपर आपने टैग लगा दिया कि आतंकवादी हैं और आज वो वेजिटेबल बन के बाहर निकले हैं, इसका जवाब कौन देगा? मुझे समझ नहीं आई किस बारे में बात। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आप सब हमाम में नंगे हैं। एक तरफ रूल्ड है और एक तरफ हमको रूल करने वाले लोग हैं। मुझे आपत्ति है आपकी आपत्ति जायज है, लेकिन आप आधार जवाब दीजिए। मैं देता हूं आधार। प्रश्न तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राइफल निकाल करके गुजरात के पोरबंदर पे धमकाने का काम किया। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से आप देखिए जो बात यह है कि मुद्दे से विषय अंतर नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं अजय कुमार जी कि इस तरह का कंडक्ट जो किया है विचारे ने, जो शिवसेना के एमपी नहीं, मैं यह कांग्रेस के सांसद मैं इसी बात मैं आ रहा हूं प्रणव जी, इसमें एक चीज मैं कहूँ, जो बात अजय कुमार कह रहे हैं, अजय जी मैं इस बात कर, जो बात अजय कुमार कह रहे हैं, जो एक बड़ी पिक्चर है जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनके हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एमपीज और एमएलए हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। जहां तक ये बात है, ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है नहीं कांग्रेस का कोई एमपी हो सकता है, समाजवादी पार्टी का हो, कोई आरजेडी का हो, सारे लोग। मैं यही कह बड़ा मुद्दा ये है कि क्या उनको इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। इस बिहेवियर को कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। इसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बात कर रहे हैं एक महीने बाद और बीजेपी के भी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये मसला रूल्ड और बीइंग रूल्ड का है। यार वो एक सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसके ड्यूटी पर उस पर हमला किया गया है और अविलंब इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इसको हम हिंदू मुसलमान आप लोगों ने अपना पक्ष रख लिया, आप लोगों ने अपनी बात कह ली। हमारे साथ बीजेपी के लीडर विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र गुप्ता से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह का काम किया है शिवसेना के एमपी विचारे ने, उसके बारे में उनकी क्या राय है। एक दूसरे ये कि इस तरह की एक्टिविटीज से क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डिसएसोसिएट करती है, और तीसरी बात क्या वो इसकी भर्त्सना करते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी देखिए, सबसे पहला विषय तो ये ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, आपने कभी दुर्भाग्यपूर्ण माना है इसको? जी, होम मिनिस्टर ने भी कहा ये बात। जी, होम मिनिस्टर ने भी कहा है, राजनाथ सिंह जी ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। दूसरा, जाने अनजाने में जो भी हुआ जी वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तीसरा, इसको हिंदू मुसलमान की नजर से देखना मैं समझता हूं मुद्दे के साथ न्याय करना नहीं है। जी, प्रश्न ये है कि जो सांसद महाराष्ट्र सदन में ठहरे हुए थे उनकी भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सदन की थी जी, और वो कई बार दिनों से इस बात की शिकायत कर रहे थे कि रोटी को लेकर के, भोजन को लेकर के उसमें सुधार की जरूरत है जी, क्योंकि ये सब लोग काफी लंबे समय से रुके हुए हैं जी, और इनको अभी घर अलॉट होने हैं और 16 मई को चुने जाने के बाद से इसमें से अधिकांश लोग यहाँ पर पिछले 2-3 महीनों से लगातार रह रहे हैं और रोजाना सुबह शाम। नहीं, आपकी बात मैंने मान लिया विजेंद्र गुप्ता जी, आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि उनके खाने। हाँ, एक मिनट, लेकिन ये बात, पहला विषय तो ये कि जो खाना खाने वाले लोग थे उनको खाने की क्वालिटी को लेकर के तकलीफ थी, क्वेश्चन था और उनको कहना था कि ये ठीक नहीं है, इसीलिए कैंटीन को बंद भी किया गया जी। अब प्रश्न ये है कि एक सांसद को जिसने देखा कि बार बार कहने के बाद भी इसकी क्वालिटी ठीक नहीं की गई, तो उसने जब मैनेजर को बुलाया और वहां पर मैनेजर उपलब्ध नहीं हुआ और वो लड़का सामने आया, तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस, अगर आप इसको मुकदमे की नजर से भी देखें तो एक क्राइम होता है कि जो प्लान करके किया जाता है और एक होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। खुद ही वहां पहुंच गए हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप पूछे उनसे कैमरामैन वहां क्यों आया? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था और उनका ये कहना था कि ये देखिए रोटी सूखी है, इसको आप खा के देखो। चलिए, आपकी बात मैं मानता हूं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या इस बात का अधिकार है एमपी और एमएलए को कि किसी के साथ शारीरिक तौर पे फिजिकल हो जाए, उसको धक्का मुक्की करे और उस कैमरा पर्सन लेके, प्लस ये कि पूरी कैमरा टीम वहां पे थी। विजय गुप्ता, स्पॉन्टेनियस कैसे था? दुख इस बात का है कि हम उसके व्यवहार पर प्रश्न उठा सकते हैं, उस एमपी एमएलए के व्यवहार पर चिंता कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए, आपने ये बात मानी कि एमपी एमएलए का व्यवहार सही नहीं था। हमारे साथ जनता दल यू के एमपी अली अनवर साहब भी हैं। अली अनवर साहब के पास चलते हैं सीधे पटना और जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस मसले को पूरे तौर पर पार्लियामेंट में भी उठाया था कि अली अनवर साहब, ये पूरा जो इशू हुआ है, जिस तरह से अरशद नाम के उस लड़के को जबरदस्ती उसके मुंह में रोटी डाली गई, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने देखा आप पार्लियामेंट में इस मुद्दे को आपने उठाया, लेकिन क्या सिर्फ ये एक अकेला आइसोलेटेड इंसिडेंट है ये, या कहीं ना कहीं एमपीज और एमएलए जिस तरह से पब्लिक कंडक्ट में आजकल देखे जा रहे हैं उसकी एक तर्जुमानी है? कहीं ना कहीं अपने पावर के नशे में लोग इस तरह का करते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक मेंबर पार्लियामेंट का अपने हाथ में कानून लेने का मामला है जी, गर्दी करने का ही सवाल नहीं है जी। जब वो एम्प्लाई कहता है कि हम रोजे से हैं, उसके बावजूद वो चीखता है, चिल्लाता है, उसके बावजूद उसके मुंह में रोटी ठूसी जाती है, तो ये बात साबित हो जाती है कि ये गुंडागर्दी के पीछे कम्युनल माइंड सेट है और उसका सबूत हर सामना में जो एडिटोरियल आया है जी 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 ठाकरे साहब का जी, वो भी इस बात की पूर्ति करता है जी। ये अकेले घटना नहीं है। देखिए, शिवसेना जिस तरह का संगठन है उसमें क्षेत्रवाद, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मारने की घटना ये लोग करते रहते हैं जी। इन लोग पूरा बाबरी मस्जिद जब टूटा तो वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय शर्म कहा, लेकिन ये इनके तरफ से, शिवसेना की तरफ से कहा गया कि नहीं, शर्म नहीं है, राष्ट्रीय गौरव का विषय है। बिल्कुल, ये तो इनकी विचार है, इसीलिए ये माइंडसेट हम कह रहे हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इनका आदर्श हिटलर है, महात्मा गांधी नहीं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, सुन लीजिए बात जी जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। बाद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कोई बिहार से कहता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान, जो मोदी का विरोध करेगा, पाकिस्तान चला जाना चाहिए। कोई कहता है गोवा से कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये कितना भलगर बात अपने शिवसेना के मुखपत्र में इस अपने कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए कितनी भलगरिटी। आप अली अनवर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो बात हुई है महाराष्ट्र सदन में वो कोई अकेली घटना नहीं है। जिस तरह की चीजें हो रही हैं जब से सरकार आई है, चाहे वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो या दूसरी चीज, एक पैटर्न और एक पूरे तरह से सोची समझी स्कीम के तहत ये किया जा रहा है, ये बताने की आप कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एक शख्स जिन्होंने इस पूरे जी जी जी, आप कह लीजिए जल्दी जी। बात यह है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और बीजेपी और शिवसेना की हवा निकल गई। देखा आपने, तीनों सीट हार गए। तो इन लोगों को महंगाई के चलते इन लोगों का ग्राफ नीचे आया है। तो इस तरह की बयानबाजी तेज हो गई है ताकि कम्युनल पोलराइजेशन हो और जहां जहां चुनाव होने वाले हैं फिर हम लोग कम्युनल कार्ड खेल करके उन राज्यों में चुनाव जीत जाए। ये भी एक हमको चलिए इस बात पे विजय गुप्ता जी से एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। विजय गुप्ता जी, अली अनवर साहब ये कह रहे हैं कि जो चीजें हुई हैं उसको महाराष्ट्र में होने वाले इलेक्शन से जोड़ के भी देखा जा रहा है। इनका ये मानना है अली अनवर साहब का कि आप लोगों की हवा निकल गई है। अभी उत्तराखंड में इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन, तीनों सीटें आप हारे, तीनों कांग्रेस जीत गई। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन को भी सामने रख करके आप कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं आप विजय गुप्ता? इस मुद्दे को कौन बना रहा है?
नहीं, मुद्दा मौका आपने दिया है, आपने जानबूझ के जी। एक मिनट, बोलिए बोलिए। ये अली अनवर जैसे लोग, मैं माफी चाहूंगा सांसद महोदय, आप अकलियत के दोस्त नहीं है, दुश्मन है जी। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरी की पूरी अकलियत को दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, और जिस तरह का पोलराइजेशन आप कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, मतलब अली अनवर साहब कर रहे हैं, इस मुल्क को उसका नुकसान हो रहा है। आप बांट रहे हैं इस देश को। अगर मान लीजिए कोई घटना हुई है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी ये बताइए, बांटने की बात कौन कर रहा है? बांटने की बात तो आप लोग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है गोवा से। नहीं, ये बांटने की बात आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, इस मुद्दे को हवा देने का मतलब है इस देश को बांटना। अच्छा, विजेंद्र गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई बात ऐसी हो तो उसको हवा ना दी जाए, उस पर ज्यादा चर्चा ना की जाए, वही बात की जाए। क्या मामला है? हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं, उसमें वो कभी भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। यही कर रहे हैं गुप्ता जी, किसी रोजे से चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, हमारे पर इनको इतना गुस्सा है। लेकिन जी ये मुद्दे को जबरदस्ती हवा दी जा रही है, जो कि मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है और इससे अकलियत का नुकसान किया जा रहा है। अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भी जो सहारनपुर में बोला गया, क्यों बोला गया सहारनपुर में इस तरह से? अगर वो ना बोलते तो हो सकता है सहारनपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। लेकिन ये खुद अकलियत का नुकसान कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दे बदनाम कर रहे हैं। इस देश के हिंदू भाई ऐसे नहीं है, सब हिंदू भाई इसकी निंदा करेगा। ये सब बातों में है कि राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, और इसलिए इस देश के सीधे साधे मुसलमान के साथ अन्याय कर रहे हो आप। चलिए, विजेंद्र गुप्ता का ये मानना है कि कोई बात ऐसी बड़ी नहीं है। विजेंद्र गुप्ता ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अली अनवर साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग पूरे तौर पे मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें, चाहे वो रोटी खिलाने की बात हो या गोवा से हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान हो, ये सारा एक पैटर्न के तहत है। यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक साहब यहां मौजूद हैं जिन्होंने इस मसले पे कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, उनसे बातचीत करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। स्वामी जी, गुरु जी ठंडाई। गुरु जी ठंडाई, गुरु जी ठंडाई। प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम, गुरु जी ठंडाई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह से एक मुस्लिम नौजवान को महाराष्ट्र सदन में रोटी खिलाई गई रोजे की हालत में, क्या ये मुनासिब था? हमारे साथ मौजूद हैं अंसार रजा साहब, जिन्होंने इस मसले पे कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं और क्यों इन्होंने कोर्ट में जाने की कोशिश की। अंसार साहब, सबसे पहले तो जो आपके यहाँ बहस हो रही है, मैं बीजेपी के लोगों से और कांग्रेस के लोगों से और जेडीयू के लोगों से जी इतनी गुजारिश करूंगा कि जिस इंसान का साल भर में 1 महीने का मौका मिलता है, उसका रोजा बर्बाद हो गया है, उस पर न बहस करके ये अपनी सीटों पर बहस कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि इस बहस को उसी रोजादार तक और जिस एमपी ने ये हरकत की है वहीं तक महदूद रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। अब रहा सवाल उस आदमी की इस हरकत का, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जिस एमपी ने, बेचारे साहब ने जो ये हरकत की है, आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों की समझ में आ गया है कि रोटी की कीमत क्या होती है। अगर एमपी साहब अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो ये आम पब्लिक भी अच्छा खाना खाना चाहती है। दूसरी चीज, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात कही, अगर रोटी में कोई कमी थी, खाने में कोई कमी थी, तो एमपी साहब को इतनी तमीज होनी चाहिए कि सरकार उनकी, वो खुद एमपी मिनिस्टर, उनका खाने में कमी थी तो डायरेक्ट वो मिनिस्टर को फोन करते, एक रोजादार का रोजा बर्बाद नहीं करते। जानबूझ करके वो बच्चा कहता चला जा रहा है मैं फास्ट से हूं, मैं रोजे से हूं, मेरा रोजा खराब मत कीजिए। बाकायदा तौर पे क्लिपिंग की गई है, मीडिया को साथ ले जाकर के ये तमाशा करवाया गया है। मैंने जो पिटीशन फाइल की है उसमें 4 मुतालबे मैंने रखे हैं। हुकूमत हिंद से मैंने सबसे पहला मुतालबा ये रखा है कि दोनों ऐवानों के चेयरमैनों से गुजारिश है कि ये जो 11 एमपी हैं, इन लोगों को संसद जैसे पवित्र मंदिर में रहने का हक नहीं है, तिहाड़ जेल के लाएगी इनके जैसे लोग हैं जिन लोगों ने ये हरकत की है। दूसरी पिटीशन में मुद्दा मैंने रखा है कि जो सिटिंग जज हैं हाईकोर्ट के, उनसे इसकी जांच करवाई जाए, इन लोगों को गिरफ्तार करवाया जाए और शिवसेना के बाद
उद्धव ठाकरे साहब ने जो सपोर्ट इनका किया है, ऐसी पार्टी को तो हिंदुस्तान में रहने का भी हक नहीं है, इसका सिंबल छीन लेना चाहिए। जो ये हरकत की गई है और पार्लियामेंट में ये कहा जा रहा है कि बगैर इजाजत के बहस की इजाजत नहीं है, कत्लेआम करवाना चाह रहे जानबूझ करके। सिर्फ मकसद ये है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाला है, हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाया जाए। ये तमाम चीजें चल रही हैं, चाहे प्रवीण तोगड़िया का बयान आप उठा करके देख लीजिए, अशोक सिंघल का बयान ले लीजिए। अंसार साहब एक बात बताइए, जैसा विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं और जैसे और लोग भी बात कह रहे हैं कि शायद उस आदमी को ये पता नहीं था कि ये मुसलमान लड़का है। एक दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि विजेंद्र गुप्ता ने ये भी कहा कि ये एक स्पॉन्टेनियस एक एक्शन था, कोई सोचा समझा गुस्से में। फैसल साहब, सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। आप अभी चले जाइए महाराष्ट्र सदन, क्या वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें ये सारी क्लिपिंग दिखाई जा रही है? ये बाकायदा तौर पे कैमरा लेकर के गए हैं और प्लानिंग के साथ ये तमाम चीजों का। और जहां तक साहब विजेंद्र गुप्ता साहब कह रहे हैं कि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है, जैसा उद्धव ठाकरे ने भी कहा है, वो अपनी नेम प्लेट दिखा रहा है कि मैं मुसलमान हूं, मैं रोजे से हूं। क्या ये लोग बहरे थे, इनको सुनाई नहीं दे रहा था? कितना पवित्र महीना चल रहा है, मुसलमान का बच्चा कह रहा है मैं रोजे से हूं। ये अपने जोश में, इतनी गुंडागर्दी में इतने बेहोश हो चुके थे कि उन्हें उसकी आवाज भी नहीं सुनाई दी। चलिए विजेंद्र गुप्ता से पूछ लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी ये कह रहे हैं, मौलाना अंसार रजा इन्होंने इसके इशू पे कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जानने की कोशिश की कि इस तरह की चीजें कैसे हुई, कैसे वहां पे कैमरा भी मौजूद था और किस तरह से ये 11 एमपी, कोई एक लोग नहीं थे, 11 एमपी, अगर उनको कोई शिकायत थी तो रोटी अगर खराब थी तो रोटी खाने का और अच्छी रोटी खाने का हक सारे लोगों को है। इस बात को सांसदों को समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये इस तरह का मामला हुआ तो कहीं ना कहीं सोची समझी तरीके से हुआ था। सरकार उनकी है, वो चाहते तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फोन करके इसका को दिखवा सकते थे। ये सारी चीजें ना करके उन्होंने कैमरे के सामने इस तरह से एक मुस्लिम नौजवान को ह्यूमिलेट किया। कैसे आप कहते हैं? और बाद में उसको उद्धव ठाकरे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, सामना में उसके समर्थन में लेकर आ रहा है, फिर भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे उससे किनारा कर सकती है? देखिए, एक तो ये महाराष्ट्र सदन जो है, ये कांग्रेस की सरकार जो महाराष्ट्र में है उसके अंतर्गत काम करता है, उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। महाराष्ट्र सदन का जो पूरी जुडिक्शन है वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ठेका IRCTC का है, वहां जो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री अगर आपको ना मालूम है तो बता दूं, नितिन गडकरी है। नहीं, ये तो सीधी बात है, नितिन गडकरी के सामने की बात है ये। अरे आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जी बोलिए। महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र की सरकार का राज है, ना कि किसी और सरकार का। पहले नहीं देखिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि IRCTC के अंदर आता है, महाराष्ट्र सरकार के अंदर। ये तो आप बार-बार कहीं भटका रहे हैं जिनको IRCTC जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर है, वो रेलवे के अंतर्गत आता है। फैसल साहब जी, न ये मसला विजेंद्र गुप्ता जी, न ये मसला महाराष्ट्र सदन का है, न कांग्रेस का है। आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। अजय कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। आप, ये मसला न कांग्रेस का है, न महाराष्ट्र सदन का है, न रेलवे का है। ये मसला सिंपल CRPC और IPC का है कि एक सरकारी मुलाजिम पे ऑन ड्यूटी जुल्म हुआ है, FIR दर्ज कराएं। होम मिनिस्ट्री तो आपकी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बस बात खत्म करें इसको। इससे क्या मतलब है? अच्छा, इसका मतलब यह है कि वो इंसान अगर रोजे से ना होता तो उसको थप्पड़ मारा जाता, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप अपनी बात पहले उचित होता। विजेंद्र गुप्ता कुछ कह रहे हैं जी, मेरी बात को नहीं लीजिए। देखिए विजेंद्र गुप्ता जी आपके पास वापस आएंगे, अली अनवर से जान लेते हैं। अली अनवर साहब, यहाँ पे अजय कुमार बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला पूरे तौर पे IPC और CRPC का है। एक सरकारी मुलाजिम पे काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान उसके साथ हाथापाई की गई, तो सीधे तौर पे उसके खिलाफ जो लोग भी थे उसमें, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? क्या कहते हैं आप, अली अनवर साहब? सरकारी मुलाजिम नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये मामला वही नहीं है, उससे आगे भी है जी। पहले स्टेप पे कार्रवाई हो जाए, फिर आगे की देखते हैं जी। मैं अजय कुमार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है जी हर नागरिक को, अपने विश्वास के मुताबिक वो किसी धर्म को माने। आपके पास वापस आऊंगा विजेंद्र गुप्ता जी। पर अमल करे, ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट का भी हनन है। सिर्फ कानून किसी मेंबर पार्लियामेंट का अपने हाथ में लेने और किसी को ह्यूमिलिएट करने का ही मामला नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी के एक हिंदुस्तानी फंडामेंटल राइट पर भी हमला है। अली अनवर साहब कुछ आपसे बोलना चाह रहे हैं। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर बुरा ना लगे। जी बोलिए। अली अनवर साहब बोलिए। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है आपके दिल को दर्द हुआ है कि एक मुस्लिम बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है।
अगर किसी हिंदू भाई के साथ भी उसकी उपासना के टाइम पर होती तो मुझे दर्द होता। पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब अगर आपके दिल में किसी के साथ होता है तो दर्द होता है। मैं वही कह रहा हूं। हमको नहीं जानते हैं। अरे आप हमको नहीं जानते हैं। हिंदू दलित से लेकर पिछड़ों नहीं, वही बात गरीब गुरबा की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। अली अनवर साहब यही बात वो कह रहे हैं। हल नहीं होगा एमपी साहब, यही बात वो कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। वही बात कह रहे हैं। मुस्लिम समाज में भी जो लोग आप लोगों को बेफजूल की बोलने की आदत पड़ गई है, सुनने की आदत नहीं रही आप लोगों को। दूसरे की बात सुना कीजिए। सुन लीजिए, आप मत सुनाइए मुझे, मेरी बात सुनिए आप। अगर आपको इतना दर्द है तो आप उठिए हमारे साथ। पब्लिक हम आपको देते हैं। महाराष्ट्र सदन के सामने धरने पर आप बैठिए कि जब तक इन एमपीओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा आप नहीं उठेंगे, तब हम दिखाइए। छुड़ा के लाया अली अनवर साहब, हमने 40 लोगों को मक्का के जेल से छुड़ा के। आप सही बात कह रहे हैं। आपने 40 लोगों को जाति करता है तो उसके भी खिलाफ ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। लोगों को मक्का के जेल से 1 साल तक लड़ाई लड़ते उनको अली अनवर साहब 1 मिनट यहाँ पे आप। अली अनवर साहब, आपने 40 लोगों को मक्का से छुड़वाया, ये एक अच्छी बात है। आपने बहुत उसमें बड़ा रोल, आपने एक अच्छा काम किया। लेकिन एक बात सुन लीजिए अली अनवर साहब नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। इन लोगों को बीमारी हो गई है ना बोलने की। अली अनवर साहब, आपसे अंसार रजा साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अंसार साहब कुछ आपसे पूछ रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। जी अंसार साहब, जो हादसा मुसलमान बच्चे के साथ हुआ है, अगर यही किसी हिंदू के साथ होता तब भी हमारी हमदर्दी उसके साथ होती। ठीक है, मेरे अर्ज करने का मकसद ये है, ठीक है ना, मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि कल आपने पार्लियामेंट में परसों जो बहस की हम उसकी आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपको दर्द है कि इस मुसलमान के साथ ज्यादती हुई है? दर्द है ना? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है जी, दर्द है ना? क्यों नहीं? अगर दर्द है बिल्कुल है। तो अभी आप पटना में हैं, सोमवार को दिल्ली आ जाइए और महाराष्ट्र सदन के सामने धरने पर बैठिए। हम आपके साथ बैठते हैं और तमाम मुस्लिम कौम को अपने हिंदू भाइयों से गुजारिश करते हैं वो आपके साथ बैठे। अगर दर्द है तो तमाशा मत कीजिए, सियासत मत कीजिए उस बच्चे के साथ। उसका रोजा बर्बाद हुआ है, जवाब कौन देगा उसके रोजे का? आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बस बात तो यही है ना, इसीलिए पूरी मुस्लिम कौम ने आप लोगों को लीडर नहीं माना है। आप जो भी उठाया है पार्लियामेंट में वो सब सवाल हमने आपसे पहले आपसे चुरा करके आपने पीआईएल में लिया है। आपसे पहले सारी बात हम लोगों ने पार्लियामेंट में नहीं, लेकिन ये तो पार्लियामेंट में करने से हम तो पीआईएल बाकायदा हाईकोर्ट में दाखिल करके आए हैं और हम उनको जेल भिजवा करके रहेंगे। जमीन पर लड़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने अपनी अपनी बात कह ली। आप सिर्फ कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, अली अनवर साहब, कागजी से काम चलता है, बख्तन से कुछ नहीं होता, लिखतन से होता है। चलिए, आपने ये बात सुनी। अजय कुमार जी, जिस तरह से अंसार रजा साहब का कहना है, कागजी लड़ाई लड़ने वाले हैं। अली अनवर साहब आपने अपनी बात कह ली, अब दूसरों को भी बोलने दीजिए। अजय कुमार जी, आपने सुना जिस तरह से बात कह रहे हैं अंसार रजा साहब और जिस तरह से अली अनवर साहब बात कह रहे हैं, दोनों चीजों को आपने सुना और जाहिर सी बात है दोनों को अपना अपना मौकफ है। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं कि इस पे धरना देना चाहिए और सामने बैठना चाहिए महाराष्ट्र, क्या आपको लगता है ये मुनासिब है? अभी नहीं, देखिए मैं उससे आगे जाके फिर अपनी बात पे वापस आता हूं कि इसको सियासत और धर्म के नजरिए से न देखें। चलिए, अभी आपने यहाँ पर रोकूंगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सीधे चलेंगे अजय कुमार के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस पे इस तरह की सियासत होनी चाहिए कि महाराष्ट्र सदन के सामने धरना देना है या नहीं देना है। लेते हैं एक ब्रेक। विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। विवेकानंद की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले बिहार के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड 31 जुलाई को पटना में। समय उद्यमी बिहार 2014 प्रेजेंटेड बाय टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सोल्यूशन। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप। अब आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार, है ना अपना वास्तु विहार। पावर्ड बाय गुजरात ग्रोमेड। गुजरात ग्रोमेड, अ ब्रांड लीडर प्रोडक्ट। ग्रोमेड एड विटामिन बेबी ऑयल एंड सोप। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूशन एंड IIBM पटना। पढ़ो वोकेशनल, बनो प्रोफेशनल। शेरा फिटलाइन जिम वेस्ट।
दीवाना बना दे। आपके निवेश सलाहकार हर पल आपके साथ। आम्रपाली आद्या ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, साइकोग्राफिक सोसाइटी, अ विकास कुमार इनिशिएटिव रांची, टॉप डेस्टिनेशन फॉर करियर, पर्सनल एंड पेरेंट काउंसलिंग, सपोर्टेड बाय NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, अ माइडिया 100 इनिशिएटिव। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरह से महाराष्ट्र सदन में कुछ शिवसेना के एमपीओं के जरिए जिस तरह से एक मुस्लिम नौजवान को रोजे के हालत में जिस तरह से उसकी परेशान किया गया और जबरदस्ती उसका रोजा तोड़ने तक की नौबत आ गई, उसके मुंह में रोटी डाली गई, उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। यहां पर अंसार रजा साहब बैठे जिन्होंने इस मुद्दे पर PIL फाइल किया है। उनका यह कहना है कि इस पूरे मसले पर अली अनवर साहब अगर संजीदा हैं तो हम लोग सारे लोग मिल करके सोमवार को या किसी भी दिन हम लोग महाराष्ट्र सदन के सामने धरना दें। हम बातचीत कर रहे थे अजय कुमार से ब्रेक में जाने के बाद। अजय कुमार से मैं जानना चाहूंगा कि अजय कुमार जी, क्या इस मुद्दे को इतनी ज्यादा तूल देने की जरूरत है? क्या इस पे धरना और प्रदर्शन की जरूरत है या एक आइसोलेटेड एक एक्सेप्शनल मामला समझ करके इसको नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं, इस बात पे धरना प्रदर्शन की बहुत जरूरत है और तब तक जरूरत है जब तक कि FIR होकर के माननीय सांसद महोदय के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इसको जो लड़ाई है, इस लड़ाई को बड़ी करने की जरूरत है। एक MP तृणमूल कांग्रेस का कहता है कि अगर तुमने हमारे साथियों पे हाथ लगाया तो मैं रेप करा दूंगा पूरे गांव में जी। तो ये भी क्या, और पटना आए दिन जहां से अली अनवर साहब का ताल्लुक है राजधानी में, यह भी एक मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज लाना चाहता हूं कि ये जो कैटरिंग का पेशा है, इत्तेफाकन मेहमान नवाज होने के कारण हमारे मुस्लिम भाई इसमें बहुत ज्यादा संख्या में है और आए दिन पटना राजधानी में माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कैटरिंग के स्टाफ को पीटा जाना, रोटी खराब होने में उसका क्या दोष है? वो IRCT के ठेकेदार से या कहीं से सप्लाई होके आया है, वो मुलाजिम है, और वो फ्रंट पे पड़ता है। उसके साथ बदसलूकी होना, और हम जो इस गिरते हुए राजनीतिक कल्चर की लड़ाई के खिलाफ धरने का मैं समर्थन करता हूं। अरे भाई, जब आप पार्लियामेंट के अंदर, आप विधानसभा के अंदर माइक तोड़ते हैं, चप्पल चलाते हैं, जूते चलाते हैं, स्प्रे करते हैं, आपने देखा है तो ये किस तरह का राजनीतिक कल्चर हम बना रहे हैं। और जब ऐसी घटना होती है तो मैं गुजारिश करता हूं विजेंद्र गुप्ता जी से भी और तमाम सियासी दलों से कि मिलकर इसकी भर्त्सना की जाए और ऐसे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके खिलाफ सख्त विजेंद्र गुप्ता जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप मेरे आदर लायक बड़े भाई हैं आप मेरे। अजय कुमार जी, अजय कुमार जी, एक मिनट। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ अंसार रजा साहब हैं जो जिन्होंने इस मुद्दे पे PIL फाइल किया है, वो सीधा आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी अंसार साहब। गुप्ता जी, अभी परसों ही आपके हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने 2 लोगों को स्पेशली बुला करके ये कहा है कि जो दागी सांसद हैं 1 साल के अंदर उनका फैसला होना चाहिए। पहली बात तो ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, मोदी जी को चाहिए था कि एक ही ट्वीट कर देते, लेकिन अमेरिका जाने के लिए कपड़े सिलाने से फुर्सत नहीं है उनको। इस वक्त बड़े बड़े जो है फैशन डिजाइनर बदले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आप इस बात की तायद करते हैं, आप इस बात का समर्थन करते हैं कि मोदी जी को इन तमाम 11 सांसदों को भी उसमें शामिल करना चाहिए? ये इनके ऊपर भी ये दाग लग चुका है, पूरे हिंदुस्तान के कल्चर को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। क्या इन्हें भी हटाएंगे ना मोदी जी? चलिए विजेंद्र गुप्ता जी, एक बात जोड़ दूं, 32 मुकदमे बिचारे साहब के पास पहले से लंबित हैं। बिचारे साहब जिन MP के बारे में ये बातचीत है, विजेंद्र गुप्ता जी आपकी जानकारी होगी, लेकिन फिर भी बता दें उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे पहले से चल रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, 32 मुकदमे हैं। मैं तो जो अजय कुमार जी ने बोला था, जी मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ। जी बोलिए। बाकी जितनी चर्चा यहाँ हो रही है, ये सब अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के काम भैया, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं आता हूँ। अंसार रजा साहब राजनीति से नहीं है, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं आता हूँ। मैं ये सब राजनीतिक। गुप्ता जी, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, जवाब नहीं है आपके पास, इसलिए आप ये थोप रहे हो। मैं अजय कुमार जी ने जो कहा ठीक है, जो भी इसमें कार्रवाई बनती है, लगता है अगर तो वो अब अच्छा इसमें भी लग रहा है अभी सीधे तौर पर होनी चाहिए जी कि वो व्यवहार कुशलता होनी चाहिए सरकारी मुलाजिम के साथ, वो वहां पर नहीं दिखाई दी। अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो उस पर अपनी बात कहने के बहुत सारे तरीके हैं,
उस पर कार्रवाई करने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एक्शन जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको मैं सही मानता हूं। दूसरा, उस बच्चे को भी मैं तारीफ करना चाहता हूं। वो है कहां बच्चा? वहां पर उसे गायब करवा दिया गया है। चाहता हूं जो उसने अपने इस पूरी घटना चक्र में तुरंत अपनी बात कही और कुछ ही सेकंडों में सब कुछ हो रहा है जी। ये जितनी लंबी लंबी काटियां यहाँ सुनाई जा रही हैं जी, मुझे इस पर बहुत दुख और तकलीफ हो रही है जी, क्योंकि ये तो सेकंडों में हुआ है जी। अगर आप इसका पूरा देखेंगे तो ये हमने देखा है फुटेज। जी बोलिए जी। तो इसलिए इसको इस तरह का जोड़ना इस देश की अक़लियत के साथ अन्याय करना है। चलिए एक चीज, विजेंद्र गुप्ता जी आपसे अजय कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, चाहे वो गोवा के मिनिस्टर के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर किसी का बयान आ रहा हो, या शिवसेना के एमपी, मेरी बात सुन लीजिए, शिवसेना, मेरी बात सुनिए विजेंद्र जी, मेरी बात सुनिए विजेंद्र गुप्ता जी, या और भी जो बातें हो रही हैं, इन सारी चीजों में एक चीज जो बहुत अचरज की है, वो नरेंद्र मोदी जो हर चीज में तुरंत कमेंट देते थे, वो पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल खामोश हैं। इसको कैसे देखा जाए, क्या माना जाए? ये गवर्नमेंट मीडिया ड्रिवन गवर्नमेंट नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। जी, ये मीडिया ड्रिवन गवर्नमेंट नहीं है, ये फैक्चुअल एक्चुअल गवर्नमेंट है जो लोगों के हित में काम कर रही है। इसलिए मीडिया कोई भी इशू क्रिएट करेगा, बनाएगा, उस पर प्रधानमंत्री बोलेगा, नहीं मीडिया नहीं है, इशू तो आप ही लोग बना रहे हैं। दूसरा कोई हमारी में सुनिए, दूसरा एक क्रिश्चियन मिनिस्टर, एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपनी कोई भावना प्रकट कर रहा है तो वो आप उससे प्रश्न करिए, उस पर आपकी पार्टी का है वो, अगर वो हमारी मुख्यमंत्री है, उन्होंने अलायंस किया हमारे साथ, मुख्यमंत्री है वो आपके यहाँ, आपकी पार्टी के समर्थित सरकार में उप मुख्यमंत्री है। दूसरी बात ये कि एक बात अगर आई है तो उस पर कम से कम सफाई तो दी ही जा सकती है। क्रिश्चियन है वो, उससे पहले क्रिश्चियन है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। क्रिश्चियन बाद में है, हिंदुस्तानी पहले है। क्यों आप साथ में बांट रहे हो लोगों को? अब आप जबरदस्ती किसी के धर्म में घुसेंगे आप? चलिए हम यहाँ पे जानना चाहते हैं, यहाँ पे कांग्रेस के तर्जुमान बैठे हैं प्रणव झा जी, जिस तरह की चीजें आप सुन रहे हैं, आपने सारी बातें सुनी, मेरा आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसको इस मुद्दे को पकड़ना चाहिए था, उसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए था, उसको पूरे तौर पर लेकर के रोड पे आना चाहिए था, कांग्रेस सरकार में तो नहीं है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष, एक मजबूत ऑपोजिशन की भी जो उसकी भूमिका होती है, जो उसको करना चाहिए रोल, उसमें भी सफल नहीं दिख रही, उसमें भी कामयाब नहीं दिख रही है। क्यों कांग्रेस ऐसे हाशिए पे? नहीं फैसल, मेरे ख्याल से आप अगर गौर करेंगे पार्लियामेंट में जिस दिन ये वाकया हुआ उसके अगले उस दिन और उसके अगले दिन अली अनवर साहब मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुद्दा उठाया, कांग्रेस मेरे ख्याल से इस पर डिस्कशन हुआ और कांग्रेस ने अपनी तरफ से वॉकआउट करने की भी कोशिश की है इस बात को लेकर के। मैं जब आप विजेंद्र गुप्ता जी से बात कर रहे थे कि क्या बात है मोदी जी जो हर बात पे बोलते हैं खामोश रहते हैं, तो हम जब हम बात करते हैं और लोगों से तो चर्चा होती है तो होता है कि क्या कारण है। कारण जो हो सकता है तो दो ही कारण है, एक या तो उनका कंट्रोल नहीं है, अशोक सिंघल जी अगर वो बयान दे देते हैं या गोवा के उप मुख्यमंत्री बयान दे देते हैं, या फिर ये कि उनके उन्होंने बताया कि गोवा के जो मुख्यमंत्री है वो हमारी पार्टी का नहीं है और अलायंस में, इसलिए उसने बयान दिया। या तो यहाँ पर या फिर उनकी बीजेपी का या फिर तो उनकी एजेंडा है, सहमति आरएसएस के एजेंडे को मोदी जो हो रहा है उसमें ये कभी नहीं होगा हिंदुस्तान में। ये जो हो रहा है उसमें मोदी जी की मौन सहमति है, उनका कहीं स्वार्थ सिद्ध होता है, इसलिए वो चुप। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से, हमें नफरत थी उनके अंदाजे हुकूमत से। अगर अपनों की भी हुकूमत रहबर हो नहीं सकती तो हमें उनसे मोहब्बत हो नहीं सकती। जनता की तरफ से हमारे रहनुमाओं को यह खुला संदेश देना चाहिए। और माननीय विजेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि बाकी सब बहस विचार है, आपकी सरकार है FIR दर्ज कराकर अविलंब उस माननीय MP महोदय साहब के खिलाफ कार्रवाई करके फैसल साहब ने एक सवाल किया है, माजरत के साथ खत्म किया जाए। अजय जी, फैसल साहब ने एक सवाल किया है, कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान यहां बैठे हुए हैं
कि इस मामले को कांग्रेस खामोश क्यों है या उस तरह से रिएक्ट क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस अब इस बात को समझ चुकी है कि मुसलमानों के मसले को उठाना फजूल है। अब ये हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है, बेफालतू मुसलमान। तो इसीलिए अली अनवर साहब उठा रहे हैं। इसी वजह से अली अनवर साहब सोच रहे हैं कि अब हम आकर के बढ़ करके मुसलमानों को गोद में ले लें। हिंदुस्तान कांग्रेस के लिए अब बेवकूफ नहीं रहा है, अब वो समझदार। अली अनवर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अली अनवर साहब, उसके पहले मैं अंसार रजा साहब कह रहे हैं बंटवारे की राजनीति ना करवाएं कांग्रेस के द्वारा। अंसार रजा साहब कह रहे हैं कि इस मुद्दे को कांग्रेस ने जानबूझ के नहीं उठाया, इसलिए उसको मालूम है कि कुछ भी कर लिया मुसलमान उसको वोट नहीं देना चाहता। शायद इसी वजह से अली अनवर साहब ने इस मुद्दे को लपका है और इस पे उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामा किया है। कैसे देखते हैं अली अनवर साहब? नहीं, देखिए फैसल साहब, जी जी बोलिए। ये बात सही है कि सबसे पहले हमने इस सवाल को उठाया जी, लेकिन हमारे सिर्फ उठाने से नहीं होता जी। तमाम अपोजिशन बीजेपी और शिवसेना को छोड़ करके जी सब लोग, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, सब लोग हाउस में खड़े हुए। जी, क्वेश्चन आवर एडजर्न हुआ। जी, मैं ये इनको कहना चाहता हूं, थोड़ा मालूम रखा करें। हमको क्वेश्चन आवर में बोलने का मौका मिला जी। और जितने भी इस बहस में जितने भी सवाल उठाए हैं जी, अभी रजा साहब ने जो पीआईएल में जितने भी सवाल जी उठाए हैं, जितने बातें कही हैं, तमाम मेंबर पार्लियामेंट ने अपने अपने अंदाज से जी, पूरी बहस हुई है हाउस में जी, और अपने अपने अंदाज से सब लोगों ने वो बातें रखी है। ठीक है। उन पर एफआईआर करने से लेकर के, उनकी मेंबरी खत्म करने से लेकर के, इस मामले की जांच कराने से लेकर के, और हम लोग तो कहते हैं कि जिसको जो आंदोलन करने का है वो आंदोलन करे, इस मुल्क में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करे, किसी को किसी ने रोका हुआ नहीं है। धरना दे, प्रदर्शन करे, आमरण अनशन करे, भूख हड़ताल करे, जो करना है करे। अपने अपने सबका अंदाज है, कोई एक दूसरे के की जागीरदारी नहीं है कि निर्देश दे देगा। तो क्या इसमें आप और कांग्रेस हमारा साथ देगी, हमारे साथ धरने पर बैठेगी कांग्रेस और आप? ये पूछ रहे हैं अली अनवर साहब कि क्या आप इनका साथ दीजिएगा? कौन होते हैं ठेकेदारी करने वाले? आप तो उसी शिवसेना की तरह से बात करने लगे हैं। आप कीजिए, अच्छी बात है। अरे आप आएंगे कि नहीं आएंगे ये बताइए। कीजिए। नहीं, हम लोग अपने अंदाज से न करेंगे कि आपके पीछे पीछे चलेंगे। हमारे पीछे मत चलिए। पीछे चलेंगे नहीं, ये तो कह रहे हैं आप आगे चलिए, ये पीछे। आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलते हैं भाई। आप अच्छे करिए, दूसरे आपके अंदाज में नहीं न चलेंगे। जिसको जो अपना तरीका है, जिस पार्टी का, हर पार्टी का एक डिसिप्लिन तो कोई तरीका आप निकाल के आगे चलिए, हम चलते हैं अंदर साहब आपके पीछे पीछे। हम लाइन ऑफ एक्शन हम तय करेंगे अपनी पार्टी के लिए, हम दूसरे को कौन हो। चलिए आपने अपनी बात कह दी, पार्टी की आ गई ना, और जो है चलिए बात फिर घूम फिर करके कहीं ना कहीं पार्टी पे आ गई, पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी लाइन तय करने से नहीं ना होगा। अरे तो तय आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए विजेंद्र गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम अपने लड़ाई लड़ने का तरीका समझेंगे। चलिए विजेंद्र गुप्ता जी, आपने सुना जिस तरह की बात हो रही है, ये बात बिल्कुल तय है कि सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक क्राइम हुआ है, ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है, और कम से कम तुरंत शुरुआती तौर पे ही अगर इस पे जांच करवा करके तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर हो जाता तो कुछ मरहम लग सकता था उस बच्चे के ऊपर के जख्मों पे, और खास करके मुस्लिम जो कौम है उसके ऊपर भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को सता रही है कि खामोश क्यों हो। क्या मजबूरी है आपकी? आप लोग तो ये पूरे तौर पे अपने बलबूते पर सरकार चला रहे हैं, अलायंस का भी कोई कंपल्शन नहीं है। पहले ये इल्जाम लगता रहा है कांग्रेस पे कि ये अलायंस के दबाव में कोई काम नहीं कर पाते हैं, वो भी स्थिति आपके साथ नहीं है। आप अपने खुद के बलबूते पे 283 लोग हैं, तो फिर क्या मजबूरी है? एक्शन क्यों नहीं लेते? एक उदाहरण क्यों नहीं सेट करते आप? अभी मैंने यहाँ आपने सवाल किया, उससे पहले मैं चर्चा सुन रहा था जी। अली अनवर साहब और हमारे जिन्होंने पिटीशन किया, सब लोग आपस में अंसार रजा साहब जी। तो पहले ये तो तय करें कि इनका मुद्दा क्या है। नहीं, मुद्दे पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विजेंद्र गुप्ता जी, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा दोनों अली अनवर साहब का और अंसार रजा साहब का एक है, दोनों को कार्यक्रम है, नहीं है, दोनों का मुद्दा एक है। अभी बहसबाजी नहीं, एक नहीं है, वही तो कह रहा हूँ। अली अनवर साहब ये कह रहे हैं मैं अपने तरफ से प्रोटेस्ट करूंगा, अंसार रजा कह रहे हैं मैं अपने तरफ से प्रोटेस्ट करूंगा। जी, अब वही मेरा कहना है, ये बहसबाजी जो हो रही थी, ये सब क्रेडिट लेने की हो रही है, यही हम कह रहे हैं।
ये जो क्रेडिट लेने की जो बहसबाजी है, यही इस देश की अकलियत का नुकसान कर रही है। लेकिन आप चाहिए अपना कोई क्रेडिट लेगा, ये तो कोई बात नहीं है, इंसाफ मिलना चाहिए। बात वही अली अनवर साहब चाहते हैं, वही हम चाहते हैं। ये नॉन इशू को इशू बना रहे हैं और अपने अपने तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने। लेकिन विजय गुप्ता जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि ये नॉन इशू है? ये बहुत बड़ा इशू है। नॉन इशू कह रहे हैं, उसमें इतना बड़ा हादसे को आप जी अजय कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अजय जी, ये पूरे के पूरे मामले में महाराष्ट्र में चुनाव है और वोट पॉलिटिक्स करने के लिए ये सब किया। ये तो आप ही लोगों ने किया है, उसके साथ इतनी हरकत करके के सारा हिंदू मुद्दा हो जाएगा। अजय कुमार जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस मुद्दे को उस लाइन पर लेना चाहिए, ना कि इसको कम्युनल बनाना। चलिए उसी लाइन पे ले लीजिए, एक मिसकंडक्ट के लाइन पे ले लीजिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी जो सीमा है उसको लांघने के तौर पे ले लीजिए, किसी तौर पे लीजिए, लेकिन एक्शन तो कीजिए। पार्लियामेंट के व्यवहार पर जी व्यवहार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो व्यवहार है वो एक आदर्श व्यवहार होना चाहिए और इस तरह से चाहे वो स्पॉन्टेनियस ही व्यवहार था, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके साथ आपकी पार्टी क्या कर रही है? उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है। माफी मांगने से उसका मुद्दा वापस आ जाएगा। और अगर माफी मांग ली है तो उसका मतलब ये है कि अगर माफी मांग ली है तो मुद्दा समाप्त है। मतलब आप तमाचा मार दे, माफी मांग ले। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं फैसल साहब, इस मंच से आपका बहुत ही प्रोसेस मंच है जी। और मैं अली अनवर साहब और हमारे साथी जिन्होंने PIL की है, मैं भी विजय गुप्ता जी की एक बात से सहमत हूं कि ये नॉन इशू है, इसको इशू न बनाया जाए। FIR करके इस मसले को कानूनी पहल तक ले जाया जाए। जहां तक FIR का सवाल है, वो कंप्लेनेंट सामने आएगा, उसको कंप्लेन भी देना पड़ेगा, ये भी कानून का एक पहलू है। एक बात जो मैं और कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के छोटे मुद्दे को पकड़ के वास्तव में हम अखिलियत का नुकसान कर रहे हैं। मोदी सरकार ने ट्वीट नहीं किया, यह सवाल बन गया, लेकिन मोदी सरकार ने अभी अखिलियतों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वो ये है कि जिस मुस्लिम भाई का, जिस माइनॉरिटीज का 6 लाख से कम सालाना इनकम है, उन बच्चों को विदेश जाने के लिए बिना इंटरेस्ट, बिना कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी लोन दिया जाएगा। हाँ ठीक, वो दूसरा इशू है जो आप भाजपा की तरफदारी करने लगे। नहीं, मैं शायद कहना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी की खैरात पर जिंदा नहीं है। देखिए खैरात की बात नहीं है, मोदी आपको ही आपका पैसा दे। गुजरात में मुसलमानों की क्या हालत है, क्या बात कर रहे हैं? अगर इनका पैसा ही इनको दिया जा रहा है तो कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं किया था? ये दूसरी बात है। ये गुजरात के मुसलमानों की हालत जरा अजय कुमार जी से बयां करवा ले उसके पहले। आप बताएं, आप क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं? कहा आपने किस स्कीम की बात की? कौन जानता है? कौन सी अखिलियत का नुकसान न करें अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए, चाहे इस हम पोलराइजेशन की, अगर ये भाजपा और RSS की साजिश है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस साजिश का पर्दाफाश करें, ताकि हम उसके शिकार बन जाएं। नहीं, लेकिन यहाँ सवाल ये है अजय कुमार जी, यहाँ सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में नहीं है, अब अपोजिशन में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिर्फ किसी एक समाज या समुदाय के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, वजारत उज़्मा पे बैठे हैं, और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो न्याय करेंगे। आपने बहुत सही बात कही, लेकिन हमारे संविधान में अखिलियतों के लिए विशेष प्रावधान है। माइनॉरिटी स्टेटस उनको दिया गया, इसलिए उस सरकार की विशेष जिम्मेदारी है कि हमारे समाज का वो जो पिछड़ा हुआ कौम है वो आ गया है। हिंदुस्तान हा से हिंदू और मां से मुसलमान, किस तरह की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान, अगर इस देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि अगर हम इसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से आगे बढ़कर हिंदुस्तान के चश्मे से देखने की चलिए समय चूंकि कम है, आपसे जानना चाहेंगे इस तरह की जो बातें हो रही हैं, जितने भी MPs हैं, MLAs हैं, एक बात और अजय कुमार ने कही, ट्रेन में भी अक्सर ये देखने को मिला है, टोल नाके पर भी हम लोग देखते हैं कि लोग आते हैं, पार्टी का झंडा लगा के आते हैं, टोल नहीं देते हैं, उसके बाद वहां पे हाथापाई करते हैं। तो अगर इस मुद्दे को, अरशद के मुद्दे को थोड़ा अलग करके भी देखें या इसका दायरा बढ़ाएं, तो ये बात एक दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो MLAs और MPs और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका जो कंडक्ट है वो भी बुरा होता जा रहा है, या उसी प्रवृत्ति के लोग, उसी नेचर के लोग, उसी स्वभाव के लोग ही पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। इसको रोकने की भी एक जिम्मेदारी पार्टीज के ऊपर है। आप क्या कहिएगा? मैं एक सेकंड जोड़ दूं, ये अभी हमसे कह रहे थे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनका ने वो बदतमीजी की थी, आज वो माननीय भाजपा के सदस्य हैं, तो हर पार्टी हमाम में बराबर है इस मसले पर। देखिए, बराबर 65 साल हो गया है हिंदुस्तान में मुसलमानों को। मैं झा साहब, इससे पहले कि आप कोई बात करें जी, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, 65 साल हो गया इस मुल्क को आजाद हुए, सच्चर रिपोर्ट आपने करवाई,
मंडल कमीशन आपने बैठाया, श्री कृष्ण कमीशन आपने बैठाया। मैंने आज तक इसका तज्जिया एक ही निकाला है कि 65 साल में पूरी दुनिया ने देख लिया कि सबसे ज्यादा कांग्रेस शासन में रही है और इस स्ट्रक्चर रिपोर्ट ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को पूरी तरीके से नंगा करके रख दिया है कि 65 साल में यह हाल हिंदुस्तान के मुसलमान का जो कांग्रेस ने आज करके दिखाया है। कम से कम अगर आपके अंदर थोड़ी सी हमदर्दी है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, आप आगे बढ़िए इस मसले पर, इन एमपीओ को हटाने के मसले पर। चलिए, आपने अपनी बात कह ली, हम अली अनवर साहब के पास जाना चाहेंगे। अली अनवर साहब, आप क्या कहिएगा जिस तरह का कंडक्ट कर रहे हैं आजकल एमएलएज और एमपी, चाहे वो अरशद की बात हो या किसी टोल नाके पे मारपीट की बात हो, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसको फॉलो करना चाहिए, उनसे ज्यादा एक आदर्श व्यवहार की और एक ऐसे रोल का मॉडल के तौर पे लोग देखते हैं जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं? क्या उनका कंडक्ट इस तरह का होना चाहिए? देखिए फैसल साहब जी, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग टेंटेड लोग और जिन पर बहुत सारे मुकदमे हैं, वैसे लोग विचारे साहब के ऊपर 32 मुकदमे हैं, पार्टियों से चुन करके जी पार्लियामेंट असेंबली में आ जाते हैं। लेकिन ये मामला जो विचारे साहब हैं, जी जी, उन पर भी कई मुकदमे हैं जी, लेकिन उससे आगे बढ़ करके जी, एक मेंबर पार्लियामेंट के कंडक्ट से आगे बढ़ करके ये पूरे एक माइंडसेट का मामला है। ये एक माइंडसेट का मामला है, कम्युनल माइंडसेट का मामला है, पूरे पार्टी की आइडियोलॉजी और बिहेवियर का मामला भी है। चलिए, इसीलिए ये ज्यादा चिंता की बात है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि अली अनवर साहब ने अपने लास्ट कमेंट में ये कहा कि ये सिर्फ कंडक्ट की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है, एक सोच की बात है, उनका की जो विचारधारा है उसकी बात है। कैसे देखते हैं आप? ये जो घटना है इसमें कहीं सोच दिखाई नहीं देती। ये भी मैं कहूंगा कि ये भी अकलियत का नुकसान करना। देखिए, आप सही मुद्दे को पकड़ करके अगर उसमें सोच निकालेंगे तो मैं आपकी बात पर पूरी चर्चा करूंगा जी, लेकिन इस मुद्दे से सोच को जोड़ने का मतलब है कि आप प्रिजुडिस हैं और आप पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। चलिए, अंसार रजा साहब, आखिर में चूंकि आपने मैं कुछ कहना चाह रहा था, आप पहले कहिए, प्रश्न पूछा था, बीच में अंसार साहब आगे कि ये बेसिकली मुद्दा जो है वो कहिए तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म का मुद्दा है कि एक, मैं शुरुआत में ही कहा था कि एक तो माहौल ऐसा है, चुनाव के बाद 60 दिनों में एक के बाद एक जो मैंने घटनाएं बताई आपको, आखिर में अभी गोवा का और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक की घटना तक का, और मैं उसमें ये कहना चाह रहा था कि कंट्रोल कैसे हो ये कि जब कोई आदमी चुनकर आता है, 14 लाख 12 लाख 14 लाख लोग उसको वोट देते हैं, तो जब तक लोग नहीं देखेंगे वोट देने वाले कि हम कैसे लोगों को चुनकर भेज रहे हैं, तो हम लोग दिखाई रहे हैं जी, शुरुआत है वो कि लोग जब तक ये लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, जहां से ये चुन के आते हैं महाराष्ट्र के लोग, वहां उनसे ये प्रश्न हो, अरे तो पार्टी टिकट क्यों देती है ऐसे लोगों को? जी, वही बात होती है, पार्टी क्यों टिकट देती है? कैमरे पे दिख गया है कि बेचारे ने जिस तरह की हरकत की है, शिवसेना उनको टिकट ना दे। क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, फिर भी बुला बुला के उन्हीं लोगों को दिया जाता है कि इनकी गुंडागर्दी के व्यवहार जो है अभी कांट में जिस तरह का हो रहा है, मैंने कहा आपको व्यवहार जो है आदमी का ओवरनाइट चेंज हो जाता है। आप कुछ कह रहे थे? मैं विजेंद्र गुप्ता जी, आपको मैं बड़े भाई के नजर से देख रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने जो ये बात कही है कि इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, मैं इसको यही ठप कर देता हूं। मैं मानता हूं आपकी बात को। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि चाहे महाराष्ट्र सदन का मसला हो, तो गड़िया जी ने जो बयान दिया उसका मसला हो, अशोक सिंघल ने जो बयान दिया उसका मसला हो, या गोवा के जो मंत्री ने बयान दिया उसका मसला हो, इस पर आपकी पार्टी का क्या नजरिया है, मोदी जी का क्या नजरिया है, वो 2 लफ्जों में बता दीजिए, मैं बैठ जाता हूं। आप ये सारे मुद्दों को एक साथ मत मिलाइए, ये एक जवाब नहीं देने की स्थिति में एक लाइन में इसका जवाब नहीं हो सकता। आज जो चर्चा का विषय है वो महाराष्ट्र सदन की घटना है। चलिए, आप उसको कंडेम करते हैं। चलिए, एक बात बिल्कुल सारा नाज़रीन, आपने चर्चा कर रहा था तो आपने कहा राजनीति बीच में लेकर आ रहे हो। वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, नाज़रीन, अभी आपने ये गर्मा गर्म बहस देखी, विजेंद्र गुप्ता ने अपनी बात रखी, बीजेपी के जो लीडर हैं उनका यह कहना है कि जिस तरह की बात हुई है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था और शायद ये सोची समझी हुई स्कीम के तहत किया हुआ मामला नहीं था। लेकिन यहां पर जितने पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने, अंसार रजा साहब ने, अजय कुमार ने, प्रणव झा ने और अली अनवर साहब ने, जिन्होंने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया था, उनका मानना यह है कि एक माइंडसेट की अक्कासी करती है। जिस तरह की सोच होती है एक्शन उसी तरह का होता है। हम तमाम मेहमान का यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे। आज खुली बहस में बस इतना। आप आलमी समय को
इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें samaylive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।